हेलो एवरीवन। सो आई होप यू आर लाइकिंग द जेई मेन वन शॉट वीडियो जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली। आई होप इससे आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको। तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि अगर मेरे पास है लाइट, तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें गिवन है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इसके बीच रिलेशन क्या होता है उसे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। and nu is frequency of wave. frequency of wave E इक्वल्स टू एच न्यू। यहां से जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? जूल में। देखो जरा, एच की यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। तो ये सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे आपस में, एनर्जी क्या आएगी? जूल में। अच्छा, न्यू को जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं सी बाई लेमडा भी लिख सकता हूं। न्यू को सी बाई लेमडा भी लिख सकता हूं, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड लेमडा, लेमडा क्या है? लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर न्यू की वैल्यू, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा वाला जो रिलेशन है, इसे मैं E इक्वल टू एच न्यू में पुट करूं तो रिलेशन क्या आ जाएगा? एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा या फिर एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। वहीं अगर बात करें वेवलेंथ की, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, वो डिनोमिनेटर में देखो जरा, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है डिनोमिनेटर में, तो जैसे जैसे वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर इन जनरल मैं लिखना चाहूं, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना, उनका एक ऑर्डर लिखना चाहें एनर्जी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जेई मेन एग्जाम परस्पेक्टिव से, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो कॉस्मिक रेज देखो, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, 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 इसके बाद माइक्रोवेव एंड
रेडियो वेव, रेडियो वेव्स। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आप देखोगे कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर गामा रेज, फिर एक्सरेज, यूवी, विजिबल, आईआर, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है वो सबसे कम है। यानी ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है, अगर मैं राइट से लेफ्ट को जाऊं तो ये एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, अगर एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब इसी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर फॉलो करेगा। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, है ना। अच्छा, अगर विजिबल में बात करें पर्टिकुलरली, क्योंकि इसे हमें विजिबल जो भी रेडिएशन है उससे हम ज्यादातर डील करते हैं, विजिबल रेडिएशन से, इस वजह से इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विजिबल में क्या होता है, विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट में होता है हमारे पास विबग्योर, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब विबग्योर में अगर बात करते हो आप, तो विबग्योर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वायलेट की, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वायलेट की। तो इसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इसका सबसे कम होगा। वेवलेंथ वायलेट का कितना होता है, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो है 400 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रॉम, मैं ऐसा लिख सकता हूं। वहीं अगर बात करें रेड की, तो ये विबग्योर में, विबग्योर में रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर और 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो यहां जो हमने ऑर्डर लिखा है इसमें लिख लो कॉस्मिक रेज के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। रेडियो वेव्स के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा, क्या है, which has higher energy, a photon of violet light with wavelength 4000 angstrom or a photon of red light with wavelength 7000 angstrom। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है। एनर्जी ऑफ फोटॉन हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी एच सी बाई लैम्डा। एच इज कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज अगेन कांस्टेंट, वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जो भी एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड कर रहा है केवल केवल वेवलेंथ पे। तो अब गिवन है कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वेवलेंथ ऑफ वायलेट, यहां पे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उससे ही हमें पता चल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। इसका मतलब एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो कि वायलेट कलर का है ना, और एनर्जी ऑफ फोटॉन जो कि रेड लाइट में है ना, तो इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ रेड की ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। मतलब जो फोटॉन वायलेट लाइट वाला है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। वैल्यू निकालने की हमें कोई ऐसे जरूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, photoelectric effect is related to removal of an electron
from a metal surface, from a metal surface, from a metal surface. तो अगर मेरे पास कोई भी मेटल गिवन है, कोई भी मेटेलिक सरफेस मुझे गिवन है ना, मेटेलिक सरफेस अगर गिवन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी थ्रो कर रहे हैं मेटेलिक सरफेस पे। अब एनर्जी कैसे थ्रो कर रहे हैं? लेट्स से इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा है या फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक। तो जो एनर्जी आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो क्या है? एससी बाई लेमडा और एच न्यू। तो अब देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब लो एनर्जी रेडिएशन हम डाल रहे हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक। अब फिर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसकी वेवलेंथ कम कर दूंगा। कुल मिला जुला के बात यह है कि हमें एनर्जी बढ़ानी, ठीक। अब जब एनर्जी और बढ़ाएंगे फर्दर, धीरे धीरे एनर्जी हम बढ़ाते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा as we increase energy of electromagnetic radiation, as we increase energy of electromagnetic radiation, there is a time when an electron from metal surface is able to eject with zero kinetic energy, with zero kinetic energy। मतलब अगर मैं एनर्जी बढ़ाते जाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जबकि एक इलेक्ट्रॉन धीरे से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी नहीं होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं होगी, उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। अब इसके बाद अगर मैं और एनर्जी बढ़ा दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, और ज्यादा अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा देता हूं तो वो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूं मैं? इन अदर वर्ड्स, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from metal surface is called work function of metal, is called work function of metal, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, हर डिफरेंट मेटल के लिए ये डिफरेंट होगी, है ना। तो अगर मैंने सोडियम लिया है उसका वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा, सिल्वर लिया है उसका वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा, कॉपर लिया है उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इक्वेशन फॉर्म में, अगर मुझे लिखना है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन, या इसे ऐसे लिख लो कि एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को मैं लिख सकता हूं एच न्यू नॉट, या एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, is called threshold frequency. और अगर इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें, इसको मैं एच न्यू को अगर मैं सी बाई लैम्डा लिख देता हूं तो ये सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, और एच सी कॉमन आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पे लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि वर्क फंक्शन निकालना है, केवल वर्क फंक्शन निकालना है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब मैं ई एमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा, 0, ठीक। और यहाँ पे एच न्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, तो जो भी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वही क्या हो जाएगी, वर्क फंक्शन, है ना। और बाय डेफिनेशन जाओगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए विद 0 काइनेटिक एनर्जी, वही क्या है, हमारा वर्क फंक्शन। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ क्या है, 300 नैनोमीटर, इट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ सोडियम मेटल, वेट अ मिनट, it falls on surface of sodium metal, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? ठीक है, दो पार्ट हैं, इसको ब्रेक करके जरा करेंगे। तो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है 300 नैनोमीटर, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट हमें गिवन है, वो क्या आएगा, ये आ जाएगा, लेमडा गिवन है तो एच सी बाई लेमडा विच इज एच सी 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज 300 नैनोमीटर, 300 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। तो एनर्जी हमें पता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, पर मोल, है ना। यानी कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, उनकी एनर्जी है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एन ए इलेक्ट्रॉन, और 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं।
तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, it will be 1.68 into 10⁵ divided by Na जूल। ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और हमें चाहिए क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, क्योंकि पीछे अगर रिलेशन देखोगे ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम रिलेशन यूज कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन या इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। हमें देखो पहले पार्ट में क्या निकालना है? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। इसका मतलब क्या है? ये वर्क फंक्शन ही है। वर्क फंक्शन को ही उसने अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा है, तो वर्क फंक्शन ही निकालना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 1.68 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई Na जूल। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन भी हमने कैलकुलेट करा हुआ है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 300 इंटू 10⁻9 माइनस वर्क फंक्शन। अब यहां से वर्क फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। वर्क फंक्शन इजीली जो है कैलकुलेट हम कर पाएंगे, है ना। वर्क फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि मिनिमम एनर्जी, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। तो इसका मतलब अगर वर्क फंक्शन हमें पता चल गया, तो वर्क फंक्शन अगर पता चल गया वही है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन की करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वही होगा मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर वर्क फंक्शन हमें पता है तो वेवलेंथ मैक्सिमम कैसे पता चलेगा? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा मैक्स। लेमडा मैक्स। अब यहां से एच हमें पता है, सी पता है, वर्क फंक्शन पता है, तो लेमडा मैक्स कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। एच सी हमें पता है, वर्क फंक्शन भी पता है ना। बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये आराम से घर पे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू देखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पहले से थोड़ी सी फीलिंग होगी, लेकिन दो चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखने के लिए हैं। एक तो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड जो अजम्पशन है बोर का वो क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। बोर्स अजम्पशन which is mvr is equal to nh by 2 pi। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका हालांकि कोई प्रूफ दिया नहीं था बोर ने, जो कि बाद में प्रूफ कैसे हुआ? यूजिंग वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
अब देखो बोर का जो भी मॉडल है वो उसकी बेसिक्स हमें पता है, इसके रिजल्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट निकल के आएगा वो है रेडियस, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट वो क्या आता था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एन इज ऑर्बिट नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। Z is atomic number of single electron species। ये बात हो गई रेडियस की। तो फर्स्ट पार्ट रेडियस। सेकंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई एन, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगेन जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एन इज ऑर्बिट नंबर। एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी आती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये वैल्यू, ध्यान रखना ये यूनिट्स का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हमारे पास आ गया। ये क्या है, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और डेरिवेशन में अगर आप देखोगे तो डेरिवेशन में आपको पता चलेगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां से मैं डिड्यूस कर सकता हूं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, वो आएगी -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो होगी +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब जरा हम देखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन के कितने हैं पर सेकेंड, ये कैसे निकलेगा। तो ये देखो कैसे निकालते हैं हम, कि अगर कोई ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में कोई ऑर्बिट अगर है मेरे पास, तो ऑर्बिट की रेडियस अगर r है तो ये टोटल सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2πr, 2πr डिस्टेंस कवर करना है। और उसकी स्पीड क्या है, स्पीड है v, स्पीड है v। तो इसका मतलब पर सेकेंड वो कितना रिवोल्यूशन करेगा, v/2πr, v/2πr।
v अपॉन 2 पाई r। और ये टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या है? फ्रीक्वेंसी। यही क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो v हमने वैल्यू ऊपर लिखी थी 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n डिवाइडेड बाई 2 पाई r 0.529 n स्क्वायर बाई z। ठीक, तो यहां से हमें ये नजर आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू कुछ कांस्टेंट। ये टोटल सॉल्व करने के बाद कुछ कांस्टेंट आएगा, लेकिन मुझे प्रोपोर्शनल देखना है, तो कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं। प्रोपोर्शनल किसके है? जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। सिमिलरली अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पता करना चाहूं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो एक चक्कर मतलब टोटल 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करना है, और डिस्टेंस अगर हमें पता है, स्पीड पता है, तो टाइम पता चल जाएगा। स्पीड क्या है? v। तो टाइम कैसे निकल के आएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v। तो अगेन देख रहे हो एक्सप्रेशन यहां पे बस इनवर्स हो गया है, तो रिलेशन हम निकाल लेंगे। और प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगी यहाँ पे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, पीछे था फ्रीक्वेंसी के केस में जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, यहां पे होगा एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक हीलियम प्लस सिस्टम है। हीलियम प्लस मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये। इसमें रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट हमें बताना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट बताना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो भी मिनिमम एनर्जी वाला स्टेट है, विच इज फर्स्ट ऑर्बिट। मिनिमम एनर्जी वाला स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम। शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब देखो 0.529 तो ऐसा ही रहेगा। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन की वैल्यू है 2, सेकेंड ऑर्बिट है, तो ये 2 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है? जेड की भी वैल्यू 2 है, हीलियम है, मतलब एटॉमिक नंबर 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आ गई वैल्यू रेडियस की। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। वेलोसिटी इज 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई एन। अब जरा ये देखो, यहां पे जेड की वैल्यू क्या है? 2, एन की वैल्यू क्या है? 2। तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सही किया क्या मैंने? सही नहीं किया है। फ्लो में हम गलती कर देते हैं कई बार। देखो बी वाले पार्ट में ऑर्बिट चेंज कर दिया है, ये गलती मत करना, है ना। यहाँ पे ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो कैलकुलेशन करा है, ये हम फ्लो में सिली मिस्टेक से ही होती है। देखो फ्लो में गलती हम कर जाते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो सेकंड पार्ट में यूज नहीं करना है। सेकंड पार्ट के केस में जेड तो सेम है 2, लेकिन ऑर्बिट नंबर चेंज हो गया है, 3 हो गया है। तो ये स्पीड क्या आ जाएगी? ये स्पीड आ जाएगी 2/3 मीटर।
2/3 इंटू 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जरा यहाँ पे -13.6 Z की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट दिया है, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 आएगा ये, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो भी ग्राउंड स्टेट में हमारी एनर्जी है ना, क्या है -54.4। अगर इसी को मैं +54.4 एनर्जी दे दूं, है ना, +54.4 एनर्जी दे दूं, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, 0। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 मतलब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया है ना, हमने बाहर निकाल दिया है। तो इस वजह से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें, आप देखोगे कुछ इस तरीके से मल्टीपल लाइंस देखने को मिलेंगी, मल्टीपल लाइंस देखने को मिलेंगी, वो भी डिफरेंट कलर्स में। तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं क्योंकि जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। हमने देखा था अभी विजिबल में, विजिबल का जब केस देखा था तो वहां पे भाई हमने देखा था ना कि रेड का वेवलेंथ क्या था 700 नैनोमीटर, वायलेट का वेवलेंथ क्या था 400 नैनोमीटर, और बाकी कलर्स का इसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ कैसे रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, बोर मॉडल अप्लीकेबल है। ये क्या है, ये है ऑर्बिट नंबर 1 या फिर ग्राउंड स्टेट। इससे ऊपर एनर्जी, इससे ऊपर की एनर्जी लेवल क्या होगी, n=2, n=3, n=4, ये ऊपर ऐसा चलता जा रहा है ना। तो अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में और इसको कुछ एनर्जी मिली, ये उछल के सेकंड में भी जा सकता है, फिर थर्ड में भी जा सकता है, उसे सफिशिएंट एनर्जी अगर मिली तो, और सफिशिएंट एनर्जी मिली 4 में भी जा सकता है, फर्दर हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है। लेकिन ये जब हायर एनर्जी लेवल्स पे जाता है ना, हायर एनर्जी लेवल्स पे जाता है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, बहुत ही अनस्टेबल फील करता है अपने आप को, तुरंत से ही वो वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, रेडिएशन निकल रही है। और यही रेडिएशन किसी, कोई अगर मैं यहां पे स्क्रीन लगा दूं, कोई स्क्रीन लगा दूं यहां पे, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अपने वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कलर शो करेगी। डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे आएंगी। और इन्हीं सबसे जो ओवरऑल हमारा सेटअप बनता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम, वो होता है स्पेक्ट्रम। वो होगा स्पेक्ट्रम। तो अब देखो इसमें कई सारी सीरीज होती हैं कि भाई लाइमन सीरीज होता है एक, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है,
लाइमन सीरीज बस इतनी सी बात है कि भाई सबको आना कहाँ है, ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे आना है, यानी किसी भी वो ऑर्बिट में हो या किसी भी एनर्जी लेवल पे हो, वहां से अल्टीमेटली आ कहाँ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 पे। इस केस में n की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4, 5, इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्पेक्ट्रम बनेगा या जो एनर्जी लेवल की सीरीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अच्छा, अब एक अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल, यानी अगर मेरे पास कोई n1 एनर्जी लेवल है और कोई n2 एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो डेल्टा एनर्जी, अगर मैं इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप मुझे अगर पता करना है, एनर्जी गैप अगर मुझे इन दोनों के बीच का पता करना है, तो ऐसे देखो क्या कैसे आएगा, एनर्जी गैप इस तरीके से कुछ आएगा कि ये रहा मेरा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई, ये n2 था, यहाँ पे n1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बस ध्यान दो ये किसमें है, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यहाँ पे n1 इज लोअर ऑर्बिट, n2 इज हायर ऑर्बिट। अब इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और अब ये जूल में आ गया है। और इस डेल्टा ई को मैं क्या लिख सकता हूं, hc/λ is equal to 13.6 जेड स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहां से इसे मैं लिख सकता हूं 1/λ इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई hc। अब देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर को मैं अगर अलग कर देता हूं, जेड स्क्वायर को इधर मैंने रख दिया, और ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल आ गया, ठीक। ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट निकल के आएगा कुछ, ये कांस्टेंट निकल के आएगा, और बहुत से लोगों ने गेस कर लिया होगा कांस्टेंट होगा ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और 1/λ दिस इज वेव नंबर, वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। खैर एनीवे, अब वापस आते हैं हम सीरीज पे। लाइमन सीरीज हो गई थी, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है सेकंड बामर सीरीज। ये फर्स्ट। और एक और ध्यान रखो कि लाइमन सीरीज के केस में जो भी रेडिएशन रिलीज होगी वो कौन से रीजन में आएगी, अल्ट्रा वायलेट।
जो भी ये रेडिएशन निकल के आ रही है वो कौन से रिलीज में आएगी, कौन से रीजन में आएगी, यूवी रीजन, यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बामर के केस में क्या होता है कि ये एन से सेकेंड ऑर्बिट पे, यानी सेकेंड ऑर्बिट से हायर एनर्जी के किसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकती है ना, 2 से ऊपर, और अल्टीमेटली कहां आ रहे हैं, 2 में। और जब 2 से ऊपर वाले एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 2 में आएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहां पे आती है, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। तो बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए ये डेल्टा एनर्जी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू r, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर 1/n1, छोटा वाला क्या था n1, यहां पे 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे n1 n2 की जगह मैं से n ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा बामर के केस में। लाइमन के केस में हमने क्या निकाला था, ठीक है, लाइमन में हमने लिखा नहीं है, इसको यहां लिख सकते हैं, फॉर लाइमन डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n लाइमन के केस में n2 n ही है ना, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वापस आ जाते हैं, बामर के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। थर्ड क्या होता है, पास्चन, पास्चन सीरीज, यहां पे कोई भी हायर एनर्जी से थर्ड वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहां पे होती है, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सिमिलरली ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है, हायर एनर्जी से फोर्थ वाले एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है। फंड में भी हायर एनर्जी से फिफ्थ वाले एनर्जी लेवल पे या फिफ्थ वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है। हम्फ्री के केस में गेस कर ही लिया होगा, हायर एनर्जी से सिक्स्थ वाले में आएगा, ठीक है। ये भी IR रीजन होता है, ये भी IR रीजन, एंड दिस इज फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव पार्टिकल डुअलिटी। और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहां से आता है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। भाई डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कुछ ऐसा बोला कि एनी मैटर, एनी मैटर हैज बोथ पार्टिकल as well as wave like characteristics, wave like characteristics। और डी ब्रोगली ने इसे लिंक कैसे करा, डी ब्रोगली ने इसे लिंक करा लैम्डा इक्वल्स टू h/p, p इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, जो कि जनरली मोमेंटम बात करते हैं पार्टिकल के लिए, एंड लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर,
यही पार्टिकल जब वेव की तरह कंसिडर करेंगे उसे हम, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये होगा लेमडा। और मोमेंटम क्या है, अगर वो पार्टिकल की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो मोमेंटम इज पी, और इन दोनों के बीच रिलेशन लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी, या फिर फर्दर इसे लिख सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। या अगर हम देखें कभी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मैं इसे हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम लिख सकता हूं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m। तो P को मैं, अगर इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने E लिख दिया, तो ये P क्या हो सकता है, अंडर रूट 2m E, वेर E इज काइनेटिक एनर्जी। तो लेमडा को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m वेर E इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। E इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, और भी देख सकते हैं कि अगर कोई, लेट से कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है E, और वो किसी फील्ड से पास कर रहा है जिसमें पोटेंशियल कितना है V, तो अगर V पोटेंशियल के थ्रू वो पास कर रहा है E चार्ज, तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज EV। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो लेमडा क्या हो सकता है, H अपॉन अंडर रूट 2m E V। V इज पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल, E इज चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। आप देखोगे कि अगर किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहेंगे, तो किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ बहुत ही कम आएगा, इनफैक्ट नेग्लेजिबल आएगा, है ना। यानी कि कोई, जैसे हम क्रिकेट बॉल ले लिया, कार ले लिया, ट्रेन ले लिया, इन सब का वेवलेंथ हालांकि मूव तो करते हैं, लेकिन इनका वेवलेंथ जो है वो नेग्लेजिबल आएगा। लेकिन अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे दोनों ही कंसिडरेबल होते हैं, मतलब कि हम उसे पार्टिकल की तरह भी कंसिडर करेंगे, उसका मोमेंटम भी ठीक ठाक आएगा, और जो वेवलेंथ है वो भी ठीक ठाक आएगा, हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब मैंने बोला था कि भाई जो बोर्स अजम्पशन था, बोर्स अजम्पशन कहां से प्रूव हुआ, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी या फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन को यूज करके। वो देखते हैं कैसे हमने इसे यूज करा है। तो अकॉर्डिंग टू बोर थियरी, अगर कोई ऑर्बिट है ना, ये न्यूक्लियस रहा, ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, टोटल वेव कितने हैं, टोटल वेव अगर n है, टोटल वेव n है, तो ये सरकमफ्रेंस कितना है 2πr, और 2πr बराबर कितना होगा n इंटू वेवलेंथ, n इंटू लेमडा। तो 2πr इज इक्वल टू n लेमडा, ये हमें बोर के मॉडल से मिल रहा है। अब यहां पे लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूं, h अपॉन टी और h अपॉन एम वी। ठीक, अब इस एम वी को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूं और 2 पाई को राइट साइड लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यही थी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाली इक्वेशन। तो ये प्रूव हो रहा है कैसे, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का यूज करके। ठीक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to precisely determine
डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम of a microscopic particle simultaneously. मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर मुझे पोजीशन भी निकालना है और मोमेंटम भी निकालना है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। यानी कि अगर मैं प्रिसाइजली कोई जाता हूं पोजीशन निकालने, तो मेरे फिर जो मोमेंटम है उसमें एरर आएगा। और अगर मोमेंटम के केस में मैं प्रिसीजन बढ़ाता हूं, यानी मोमेंटम की वैल्यू मैं करेक्ट फाइंड करना चाहता हूं, तो जो मेरा पोजीशन की वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा एरर आएगा। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी विच इज डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स is greater than or equal to h by 4 pi, where delta p is error in momentum, delta x is error in position, h वही अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है। अब ये सोचो अगर डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई, तो डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, p इज mv और मास कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा पी को मैं m डेल्टा वी लिख सकता हूं। और इसे अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो ये आ जाएगा m डेल्टा वी डेल्टा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। तो डेल्टा वी rather डेल्टा x डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई m। तो मिनिमम एरर, ये क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मिनिमम एरर फॉर मिनिमम एरर कंडीशन वी कैन राइट डेल्टा x डेल्टा v इज इक्वल टू h by 4 पाई m, h by 4 पाई m। सिमिलरली मैं डेल्टा ई और डेल्टा टी के टर्म्स में भी इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इस इक्वेशन को। कैसे, जरा देखो, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h बाई 4 पाई हमें गिवन है, गिवन है। अब ये सोचो कि P इज पी स्क्वायर बाई 2m इज काइनेटिक एनर्जी E। तो अगर मैं डेल्टा E बात करूं तो डेल्टा E हो जाएगा 2p बाई 2m डेल्टा P। टू कैंसल, P बाई m इज V डेल्टा P डेल्टा E। अब इसका मतलब मैं डेल्टा P को पुट कर सकता हूं डेल्टा E डिवाइड बाई V। तो जो जहां से हमने स्टार्ट करा था ये इक्वेशन, इसमें मैं डेल्टा P की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये आ जाएगा डेल्टा E अपॉन V डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। अब v को मैं डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख सकता हूं, इसे मैं डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t लिख सकता हूं, और ये है ही डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो यहां से आप देखोगे डेल्टा x क्या हो रहा है, कैंसल आउट, और डेल्टा t ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो ये भी इक्वेशन ध्यान में रहनी चाहिए हमें। ठीक, अब हम आते हैं श्रोडिंगर्स थियरी पे। श्रोडिंगर्स थियरी क्या है? श्रोडिंगर थियरी बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन पहले तो निकला, जो भी ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स थे उनको यूज करके, है ना।
लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें अभी पढ़नी नहीं है। हमें बेसिकली क्या समझना है, वो इक्वेशन भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है। हमें बस इतना समझना है कि भाई श्रोडिंगर थियरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन should not be assumed as particle but as a wave। ठीक, इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी assumed as particle but as a wave। वेव है तो कुछ वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले वेव पार्टिकल डुअलिटी। और क्या पता चला, और ये पता चला श्रोडिंगर को कि भाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद भी समहाउ जो बोर का एनर्जी इक्वेशन था वो क्या हो रहा है, मैच कर जा रहा है हाइड्रोजन वगैरह के लिए, है ना, या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था, एनर्जी का एक्सप्रेशन वो सेम ही आ गया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब वो इक्वेशन वगैरह जो हम कर रहे थे उसमें कोई गलती नहीं थी एज सच। ठीक है, और क्या बात बोली श्रोडिंगर ने ये बात बोली कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक वेव फंक्शन के थ्रू। जो भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन उसने बनाई उसमें एक मैथमेटिकल वेरिएबल लिया उसने, वेव फंक्शन उसे रिप्रेजेंट करा साई से, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करा साई से। तो अगर कहीं पे भी साई गिवन है तो साई का मतलब क्या है, साई इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, और उसका एज कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस मैथमेटिकल एक वेरिएबल है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है साई स्क्वायर का, विच इज प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर इज probability density of electron, probability density of electron, ये है मॉड ऑफ साई स्क्वायर। ठीक, दिस इज probability density of electron। और श्रोडिंगर थ्योरी और क्या कहती है, श्रोडिंगर थ्योरी ये बोलती है कि भाई कुछ रीजंस होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, मतलब मोर देन 90%। ऐसे रीजंस को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल रीजंस विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल। तो अब देखो जो ये कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन हमारी बनी श्रोडिंगर्स इक्वेशन, उसको जब हमने सॉल्व करा, मतलब हमने तो क्या, जब भी श्रोडिंगर ने सॉल्व करा तो उससे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आए, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें क्या क्या मिले, इससे हमें मिलता है एन, एल एंड एम। ठीक, एन, एल और एम, वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक, तो अगर n की बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे क्या पता चलता है, इससे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, n is mainly related to energy of
orbital. L is related to shape of orbital and M is related to orientation of orbital. Orbital क्या है? Orbital is nothing but region where probability of finding electron is maximum or we can say very high. अब जल्दी से देखते हैं n की वैल्यू क्या हो सकती है. n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5, कुछ भी इस तरीके से इंटीजर n की वैल्यू हो सकती है. और अगर n की वैल्यू इस तरीके से है, l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 बेसिकली अप टू n-1. यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में l की वैल्यू क्या होगी? 0 1. अगर n की वैल्यू 1 है उस केस में l की वैल्यू क्या होगी? 0. n की वैल्यू अगर 4 है तो उस केस में l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2. m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू होती है -L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो. और बाद में हमने देखा कि एक और क्वांटम नंबर निकल के आया जिसको हम बोलते हैं एस या फिर स्पिन क्वांटम नंबर. ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे. तो अकॉर्डिंगली ये +1/2 और -1/2 यही दो वैल्यू हो सकती हैं इसकी, है ना. +1/2 और -1/2. तो देखते हैं अगर ऑर्बिट नंबर 1 है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 1. तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी 0. मतलब सबसेल कितने होंगे? सबसेल होंगे 1s. अगर l इक्वल टू 0 है तो सबसेल कौन सा होता है? s. ऑर्बिट नंबर 2 है अगर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1. और अगर 0 1 है l की वैल्यू तो सबसेल क्या हो सकते हैं? s एंड p. s l इक्वल टू 0 के लिए और p l इक्वल टू 1 के लिए. तो ये 2s 2p. 3 के लिए 0 1 2. तो सबसेल कितने हो जाएंगे? 3s 3p एंड 3d. 3d किस लिए है? l इक्वल टू 2 के लिए. 0 1 2 3. ये 4s 4p 4d एंड 4f. फोर एस 4p 4d एंड 4f. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ सबसेल. तो अगर मान लो मेरे पास एस सबसेल है, एस सबसेल कैसा होता है? एस सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल. तो एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं. ठीक है. और इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1. और अगर पी सबसेल है तो पी सबसेल का पहले तो शेप समझो कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, डंबल शेप का. और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6. ऑर्बिटल कितने होते हैं पी सबसेल में? 3 ऑर्बिटल होते हैं. अगर डी की बात करें, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10. और इसका शेप क्या होता है? डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप.
कुछ ऐसा होता है। और इसमें डी सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। इसी तरीके से एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। और डी के केस में जो ये डबल डम्बल शेप है, ये किसके लिए होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स के लिए। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए भी। डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ अलग होता है, वो आप एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि नोड्स क्या होते हैं। नोड वो रीजन होते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड्स रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो नोड में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। तो कोई भी अगर सबशेल हमें गिवन है तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं? रेडियल नोड निकालते हैं n-l-1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर एंगुलर नोड है ये कैसे निकलेगा? ये निकलता है l, केवल l के बराबर, जो भी l की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड उतने ही होंगे हमारे पास। तो टोटल नोड कितने हो गए? टोटल नोड हो जाएंगे n-l-1 प्लस l, विच इज n-1। जैसे कि अगर मान लो मुझे 3p एग्जाम्पल, लेट से मुझे 3p सबसेल गिवन है या 3p ऑर्बिटल गिवन है, तो 3p ऑर्बिटल का, अगर 3p ऑर्बिटल का एंगुलर नोड मुझे निकालना है और रेडियल नोड निकालना है, ठीक है, तो रेडियल नोड में पहले कैसे निकालूंगा? रेडियल नोड ये आ जाएगा 3, जो कि n की वैल्यू है, l p है, अगर p तो l की वैल्यू क्या हो गई? 1। 3 - 1 ये आ गई 1। एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? ये l के बराबर होता है, विच इज 1। तो टोटल नोड 1 + 1 2। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करो n-1, तो वहां से भी दिख रहा है n की वैल्यू क्या है? 3। 3 - 1 2, यहां से भी आ ही रहा है। क्लियर है? अबाउ प्रिंसिपल। अब अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई जो भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में करेंगे, है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में करेंगे। उसके लिए यूज कौन सा रूल करते हैं? n+l रूल। n+l रूल। तो अगर कोई भी दो हमें सबशेल्स गिवन है, लेट से 3s rather 2p and 3s, 2p and 3s, तो 2p के केस में n+l क्या आएगा? 2 + 1 3। 3s के केस में n+l क्या आएगा? 3 + s के लिए l 0 3। तो अगर n+l सेम हो गया तो इस केस में हम चेक करते हैं किसका n ज्यादा है।
विच इज 3s, तो इसका मतलब 3 की एनर्जी ज्यादा होगी. आई कैन से 3s इज ग्रेटर एनर्जी देन 2p एनर्जी वाइज. और अगर वहीं पे ले लें हम 2s एंड 3p, n प्लस एल 2 प्लस 0, n प्लस एल 3 प्लस 1 4, इधर 2. तो अगर n प्लस एल 4 है एक जगह और एक जगह n प्लस एल की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3p ग्रेटर देन 2s. इसी तरीके से 4s एंड 3d की अगर देखें, फोर एस एंड 3d की अगर मैं देखूं, तो 4s में n प्लस एल क्या है, 4 प्लस 0. 3d के केस में n प्लस एल 3 प्लस 2 5. तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3d ग्रेटर देन 4s. तो ये n प्लस एल रूल का यूज करके आबाउ ने एक ट्री बनाया अपना, आबाउ ट्री. कैसा दिखता है वो, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s सबसेल, सेकेंड ऑर्बिट में 2s एंड 2p सबसेल, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d सबसेल, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d एंड 4f सबसेल. तो उसने कुछ इस तरीके से तीर चलाए. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5s आ जाएगा. 5s फिर इधर 5p 5d 5f फर्दर, है ना. तो इस तरीके से आबाउ ने एक सीरीज बना डाली कि हमें सबसे पहले क्या फिल करना है, 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p, आफ्टर दैट 4s then 3d then 4p then 5s 5s then 4d and so on. इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टाइटेनियम है और रदर लेट्स से टेक अ सिंपल एग्जांपल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो इस केस में हम फिलिंग क्या करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2s में भी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2p 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3p में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 6 10 प्लस 2 12 6 18. अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4s, तो 4s 2 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 3d नंबर के हम पहले 4s भरते हैं. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. It says that no two electron of an atom can have same set of 4 quantum numbers. है ना, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते हैं. मतलब कि किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्या होगी, अपोजिट. इसका मतलब अगर मैं लेट्स से 1s में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा. नहीं तो देखो क्या है, अगर 1s है ये, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू क्या है 0, और
एस की वैल्यू अगर सेम हो गई, अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो एस की भी वैल्यू दोनों की या तो +1/2 या तो -1/2 होगा। इसी वजह से किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, सेम हो नहीं सकता, या तो +1/2 या -1/2। दिस इज रिजल्ट ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल ये है कि हम इंक्रीजिंग एनर्जी में भरेंगे और इंक्रीजिंग एनर्जी में भरने के बाद जब तक हमारे पास जगह बची है किसी सबसेल में, तब तक पहले उसी सबसेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। मतलब क्या है, अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझना चाहते हो कि अगर हम पहले किसी एक एनर्जी लेवल पे हैं तो उस एनर्जी लेवल पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन भरने की, पहले उसे हम एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद ही हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ठीक है। और इसी से का एक और डेरिवेटिव है क्या, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in a subcell starts only when all other orbitals have occupied at least one electron, or all other orbitals have at least one electron. Okay, this is Hund's rule. For example, if we have to write electronic configuration of sulfur, atomic number 16. First, we will fill 1s, 1 electron. Then again 2s is in higher energy level. 2s is in higher energy level. So 1s, 2s. So first we will exhaust all possibility of filling electron in 1s. So एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अगेन सेकेंड भी यहीं पे आ जाएगा, बट स्पिन क्या होगी, अपोजिट। 2s के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर 2p, यहां पे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग हमने स्टार्ट कर दी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए 2p में। देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं, 1s में 2, 2s में 2, 4 और 2p में 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सबसेल, 3s। 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 12 यूज हो चुके। अब हमारे पास बचे कितने हैं, 4। और नेक्स्ट सबसेल क्या है हमारा, 3p। यहां पे पहले 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा। ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग में जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, एक क्रोमियम 24 एंड कॉपर एटॉमिक नंबर 29, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिफरेंट होता है। वो जरा हम नजर डाल लेते हैं एक बार कि क्रोमियम का कैसे लिखते हैं। क्रोमियम का हम अगर लिखने जाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसा कुछ हम लिखेंगे, है ना। ऐसा कुछ लिखेंगे जो लॉजिकल थिंकिंग हमारी है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये है एक्सपेक्टेड। लेकिन होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पे 4s1 एंड 3d5। एक्चुअल ये होता है, रीजन अभी हम लिखेंगे। एक्चुअल ये होता है। कॉपर के केस में ये है क्रोमियम, दिस इज क्रोमियम।
कॉपर के केस में अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d9 दिस इज एक्सपेक्टेड बट एक्चुअली होता क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10 ये है एक्चुअल। तो नोट करके लिखो, नोट में क्या लिखोगे, हाफ फिल्ड और fully filled d orbitals are comparatively more stable that is why chromium and copper have exceptional electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा ये भी देख लो कि एक और छोटा सा नोट लिखो कि अगर कोई ऑर्बिटल गिवन है या वेदर कोई सबसेल हमें गिवन है फॉर ए गिवन सबसेल we can find for given subcell we can find orbital angular momentum using under root L plus 1 h by 2 formula अंडर रूट L plus 1 h by 2। तो अगर मेरे पास लेट से 3p है तो 3p हो 4p हो 5p हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए क्या L। तो अगर p है मतलब L क्या है, L is 1। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p हो जाएगा अंडर रूट 1 plus 1 h by 2 पाई, मतलब कि अंडर रूट 2 h by 2 पाई ये आ जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो दैट्स इट है ना। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही और सारे कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।